हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं टर्मिनेटर सागा के बारे में। इस वीडियो में मैं टर्मिनेटर की सारी मूवीज़ जितनी भी पार्ट्स बने हैं उन सबको एक्सप्लेन करूँगा। वैसे तो इस मूवी की स्टार्टिंग 1984 से हुई थी, जहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज़ हुआ था द टर्मिनेटर के नाम से। इस फ्रेंचाइजी की कुल मिला के अब तक 6 मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं। और इस मूवी को अगर आप समझना चाहो तो इसके फर्स्ट 2 पार्ट के बाद डायरेक्ट अगर आप 6th पार्ट देखते हैं तो वही अलाइन है, क्योंकि टर्मिनेटर 1 के बाद कंटिन्यूटी लाइन चलती है स्टोरी की, टर्मिनेटर 2 द जजमेंट डे, और फिर उसके बाद अगर आप कंटिन्यूटी की बात करें तो उसके बाद आती है टर्मिनेटर 6 जिसका नाम है डार्क फेट। वैसे तो अगर आप इन 3 मूवीज़ को ही देख लें तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, और अगर उसके आगे की स्टोरी देखना चाहें तो आप टर्मिनेटर 3 और टर्मिनेटर 4 देख सकते हैं। और अगर आप टर्मिनेटर 5 के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो में आपको मिलेगा, मगर टर्मिनेटर 5 बिल्कुल ही अलग टाइमलाइन पे बनी हुई है और अलग ही स्टोरी दर्शाती है, जिसका आपको इस स्टोरी के सीक्वेंस से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उस सिंगल टर्मिनेटर 5 मूवी में अलग से ही टाइमलाइन बनाई गई है, अलग से ही स्टोरी बनाई गई है और उसकी एंडिंग भी अलग से ही बनाई गई है, तो वो बाकी के पार्ट से कुछ भी मैच नहीं खाती है। तो टर्मिनेटर की कहानी जो डिपेंड करती है वो कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवल पर डिपेंड करती है। इसमें टाइम ट्रैवल कराया गया है मशीन्स को, यानी कि आगे के टाइम, फ्यूचर के टाइम से हमेशा भेजा गया है रोबोट्स को पास्ट की तरफ। तो हम शुरुआत करते हैं टर्मिनेटर 1 से, जहाँ पर इस कहानी की शुरुआत होती है 2029 से, जहाँ पर स्काईनेट नाम के प्रोग्राम ने दुनिया पर कब्जा कर लिया अपने रोबोट्स और साइबोर्ग की मदद से। स्काईनेट वो प्रोग्राम होता है जो कि इंसानों के द्वारा ही बनाया गया होता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम जो कि खुद से ही अपने आप को रन करना शुरू कर देता है, और वो सब चीज़ें रोबोट के ज़रिए दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए करता है और ह्यूमंस को ख़त्म करने के लिए, ताकि पूरी दुनिया पर उसी का राज रहे। जहाँ पर बचे कुछ एक ह्यूमंस स्काईनेट से लड़ रहे होते हैं, जिनका लीडर होता है जॉन कॉर्नर। जहाँ पर जॉन कॉर्नर लीडर होता है और ये ज़बरदस्त टक्कर दे रहे होते हैं स्काईनेट के रोबोट्स को, और ऑलमोस्ट उनको हराने की कगार पे आ जाते हैं, यानी कि ह्यूमंस काफ़ी हद तक कामयाब होते हैं रोबोट्स को हराने में। स्काईनेट फिर एक चाल चलती है, वो अपने एक रोबोट को टाइम ट्रेवल करवा के पीछे के टाइम में भेजती है, जो साल होता है 1984। यहाँ पर स्काईनेट का मेन प्रोग्राम होता है कि जॉन कॉर्नर को ख़त्म करना, और जॉन कॉर्नर के पैदा होने से पहले ही वो जिसके द्वारा पैदा होता है, यानी कि उसकी माँ के ज़रिए, वो उसी को ख़त्म कर देना चाहता था, जिनका नाम होता है सारा कॉर्नर। और जिस रोबोट को सारा कॉर्नर को मारने के लिए भेजा होता है, उस रोबोट का नंबर होता है T-800। इसमें मैं रोबोट का मॉडल नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आने वाले भागों में और भी रोबोट्स आएंगे और उनके अपने नाम होते हैं जो कि इसी तरह मॉडल नंबर के ज़रिए बताए जाते हैं। तो इसमें जिस रोबोट को भेजा जाता है वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने उसका रोल निभाया है, और उस मॉडल का नाम होता है T-800, जिन्हें टर्मिनेटर कहा जाता है। और टर्मिनेटर का मतलब ही खात्मा होता है, जिनको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको जिस टारगेट को भेजा गया है मारने के लिए, उसको मार के अपना काम ख़त्म करना है। और जहाँ पर फ्यूचर के ह्यूमंस को स्काईनेट के इस चाल का पता लगता है, और वो सारा कॉर्नर को बचाने के लिए अपनी तरफ से काइल रीस नाम से एक बंदा भेजते हैं। काइल रीस कोई रोबोट नहीं होता, ये एक नॉर्मल इंसान होता है जो कि एक फ्यूचरिस्टिक बंदा होता है, मतलब कि फ्यूचर से आया हुआ बंदा। और इसमें दिखाया जाता है कि अक्सर जो भी चीज़ फ्यूचर से ट्रैवल होके पास में आती है वो हमेशा बिना कपड़ों के होते हैं, यानी कि रोबोट्स किसी ह्यूमन को भेजना, वो हमेशा बिना कपड़ों के यहाँ पर ट्रैवल कर पाते हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि मशीन किसी भी नॉन लिविंग थिंग को यहाँ तक नहीं भेज पाती, या फिर आप बोल सकते हैं कि जिसमें जान नहीं होती है। तो इसलिए रोबोट्स को भी बिल्कुल आदमियों की तरह बनाया होता है और उसको यहाँ पर भेजने में वो कामयाब रहते हैं। और जब T-800 यहाँ पर पहुँचता है 1984 में, तो इसको ये नहीं पता होता कि सारा कॉर्नर कौन है और उसकी पहचान क्या है। तो वो सारा कॉर्नर के नाम से एक लिस्ट बनाता है जिसमें कि वो एक एक करके सारा कॉर्नर को मारना शुरू कर देता है, और इसी ज़रिए वो एक एक सारा कॉर्नर को मारते मारते असली सारा कॉर्नर तक पहुँच जाता है। पर इससे पहले कि वो उसको मार पाता, वहाँ पर काइल रीस आ जाता है और सारा को वहाँ से एस्केप कर लेता है, यानी कि बचा लेता है। तो फिर इन लोगों का शुरू होता है भगदड़, यानी कि वो रोबोट इन दोनों का पीछा करता है, जहाँ पर कि बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं और वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। मगर यहाँ से भागते भागते वो रोबोट से तो बचने में कामयाब होते हैं, मगर वो पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। पुलिस स्टेशन में एक साइकोलॉजिस्ट काइल रीस का बयान सुनता है, जहाँ पर कि वो ये पाता है कि वो फ्यूचर से आया हुआ बंदा है, मगर वो इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता और उसको
पागल घोषित कर देता है और दोनों को ही हिरासत में ले लेते हैं। जहाँ पर T-800 को पता लग जाता है कि ये दोनों पुलिस स्टेशन में है और वो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में हमला कर देता है और उसमें काफ़ी सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं और काइल और सारा यहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर काइल और सारा को एक होटल में रुकते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर काइल और सारा क्लोज हो जाते हैं, जहाँ पर T-800 यहाँ का भी पता लगा लेता है और फिर इन लोगों में वापस से चेजिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद काइल काफ़ी कोशिश करता है उस रोबोट को ख़त्म करने की, जैसे कि वो ब्लास्ट करता है और उस रोबोट को अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करता है, मगर वो इन सब चीज़ों में नाकामयाब रहता है और ये सारी कोशिश करते करते काइल रिस उस रोबोट के जरिए मारा जाता है, यानी कि T-800 के जरिए। और इसके बाद सारा कॉर्नर अपना दिमाग लड़ाती है और उस टर्मिनेटर को किसी तरह एक हाइड्रोलिक प्लेस तक ले आती है और वहाँ पर उसके नीचे दबा देती है और उस टर्मिनेटर को ख़त्म कर देती है। और फिर टर्मिनेटर का कचंबर निकल जाता है और फिर उसका वहाँ पर सिर्फ उसका एक हाथ ही बचता है, जो कि बिल्कुल सही कंडीशन में होता है। और ये हाथ आपको टर्मिनेटर 2 में भी दिखेगा, जो कि टर्मिनेटर 2 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो इस पे फोकस रखिएगा। कुछ दिनों बाद दिखाते हैं जहाँ पर सारा कॉर्नर अपने एक डॉग के साथ दिखाई जाती है, जहाँ पर सारा कॉर्नर प्रेग्नेंट होती है। बस प्रेगनेंसी से पता लगता है कि सारा कॉर्नर प्रेग्नेंट कहाँ हुई थी और किसके जरिए हुई थी। वो थे काइल रिस, जो कि फ्यूचर से आया था। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है, यानी कि टर्मिनेटर 1 खत्म हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है टर्मिनेटर 2 द जजमेंट डे, जहाँ पर जॉन कॉर्नर को दिखाया जाता है जो कि एक बिगड़ैल टीनेजर बन गया है। जॉन कॉर्नर यानी कि सारा कॉर्नर का बेटा, सारा कॉर्नर और काइल रिस का बेटा। और सारा कॉर्नर खुद, जो कि जॉन कॉर्नर की माँ होती है, वो पागल खाने में कैद होती है, क्योंकि सभी लोगों को बताती है कि इस धरती पे कयामत आने वाली है और रोबोट आगे जाके राज करेंगे, जिसकी वजह से वो एक कंप्यूटर फैक्ट्री को बॉम्ब उड़ाना चाहती थी, जो कि स्काईनेट से रिलेटेड होता है। के बारे में सिर्फ सारा को ही नॉलेज होती है। फ्यूचर के रोबोट्स ने, यानी कि स्काईनेट ने, एक और रोबोट भेजा है इस बारी जॉन कॉर्नर को मारने के लिए, जिसका मॉडल नंबर है T-1000। क्योंकि उनका पिछला मिशन फेल हो गया था और उसको सारा किसी तरह मारने में कामयाब हो गई थी, तो इसी वजह से इस बारी एक अपडेटेड रोबोट भेजा जाता है जो कि लिक्विड से बनाया हुआ होता है और जो कि किसी का भी शेप ले सकता है, किसी का भी रूप ले सकता है, किसी भी ह्यूमन को कॉपी कर सकता है, जिसको काटा नहीं जा सकता और तोड़ा नहीं जा सकता, वो बार बार टूट के भी जुड़ जाता है। इसी चीज़ की नॉलेज रखते हुए जो फ्यूचर के ह्यूमंस होते हैं, यानी कि जॉन कॉर्नर होता है, वो अपनी रक्षा करने के लिए एक रोबोट भेजता है जो कि वैसा ही रोबोट होता है T-800 जैसा, बट उसमें थोड़ी बहुत अपडेट्स होती हैं और जो कि इस बारी एक हीरो के शेप में आता है, जॉन कॉर्नर और सारा को बचाने के लिए आया है, ना कि उनको मारने के लिए। और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ये रोबोट्स अपना अपना काम करते हैं, यानी कि लिक्विड वाला रोबोट T-1000 सारा और जॉन कॉर्नर को मारने की कोशिश करता है और T-800 इन दोनों को बचाने की कोशिश करता है। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट दिखाई जाती है। इसी बीच में सारा कॉर्नर जॉन कॉर्नर को उस रोबोट के साथ छोड़ के एक जगह पे चल जाती है, माइल्स डायसन के नाम से एक कंप्यूटर जीनियस को रोकने के लिए। तो ये वही होता है जो कि स्काईनेट का फाउंडर होता है, यानी कि स्काईनेट को एक्सीडेंटली बना देता है। ये कैसे बना पाता है उसको, क्योंकि इसके पास वही टर्मिनेटर का हाथ होता है जो कि पहले पार्ट में लास्ट में बच गया था, जहाँ पर सारा उसके तक पहुँच जाती है, यानी कि माइल्स तक, और उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उससे मिलती है तो वो उसको मार नहीं पाती। सारा किस तरह माइल्स को बना लेती है, जिसके बाद T-800 और जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब मिलके उसकी लैब को आग लगा देते हैं और माइल्स ने जो भी अभी तक मेहनत करी थी वो सब जल के खाक हो जाती है। पर अचानक पता नहीं कहाँ से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इसी गोलीबारी में माइल्स जैसन को भी गोली लग जाती है, जिसमें माइल्स जैसन मरते मरते वहाँ के सेटअप बॉम्ब्स जो कि खुद T-800 ने लगाए होते हैं, उसका रिमोट खुद अपने हाथ में ले लेता है, ताकि उन तीनों के निकलने के बाद, यानी कि सारा, T-800 और जॉन के निकलने के बाद, वो उस जगह को खुद से ब्लास्ट कर सके, क्योंकि वो मरने ही वाला था, तो वो उसको ब्लास्ट कर देता है। लास्ट में T-800 और T-1000 की काफ़ी ज़्यादा बड़ी फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि एंड में T-800 किसी तरह T-1000 को अधमरा सा कर देता है और उसको लावा में धकेल देता है, पर T-1000 किसी तरह ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद ही T-800 भी, यानी कि आर्नोल्ड भी, अपने आप को लावा में डाल देता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसके पार्ट्स को दोबारा से कोई यूज़ करके स्काईनेट को प्रोग्राम कर सके। और ये पिक्चर वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ पर स्काईनेट 2 रोबोट्स को भेजकर भी फेल हो जाती है। तो इन दोनों मूवी की बात का ही पार्ट टर्मिनेटर 6 बनाया गया है, जो कि इन्हीं की कंटिन्यूटी पे आधार है। तो टर्मिनेटर 2 द जजमेंट डे के जस्ट बाद की स्टोरी टर्मिनेटर 6 में दिखाई गई है, मगर मैं फिर भी इसके बाकी पार्ट्स को कंटिन्यू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टर्मिनेटर 3, टर्मिनेटर 4 और टर्मिनेटर 5 है। तो स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटर 3 से। अब जॉन कॉर्नर को अडल्ट दिखाया गया है और जिसे मारने के लिए फिर स्काईनेट दोबारा से एक टर्मिनेटर भेज देता है। इस बार ये टर्मिनेटर एक फीमेल के शेप में आती है, रोल नंबर TX। और इसी तरह
फ्यूचर के ह्यूमंस को भी स्काईनेट का ये प्रोग्राम पता लग जाता है और इसी के लिए वो भी अपनी तरफ से एक टर्मिनेटर भेज देते हैं जिसका मॉडल नंबर होता है T850, जो कि थोड़ा बहुत अपग्रेडेड होता है लास्ट वाले से। जॉन यहाँ पर एक लड़की से मिलता है, केट नाम की लड़की से, जो कि इस फिल्म की हीरोइन होती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि TX इसकी जान के पीछे ही पड़ी है, यानी कि इस फिल्म की हीरोइन केट। और इस बारी स्काईनेट का मेन प्लान होता है सिर्फ जॉन को मारने का नहीं, बल्कि जॉन, उसकी गर्लफ्रेंड और मिलिट्री के कुछ लोगों को। फिर T850 किस तरह जॉन के पास पहुंचता है और उसके बाद जब वो साथ में होते हैं तो वो जॉन को बताता है कि जजमेंट डे तो आगे ही रहेगा, उसको हम रोक नहीं सकते, सिर्फ कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। जजमेंट डे का मतलब मशीनों का राज और इंसानों का आत्मा। फिर ये तीनों मिलकर जनरल के पास जाते हैं, जो कि होता है केट का बाप, साथ ही साथ स्काईनेट प्रोग्राम का हेड। इससे यही पता लगता है कि स्काईनेट प्रोग्राम कभी भी बंद नहीं हुआ था। इससे पता लगता है कि स्काईनेट की शुरुआत और इस दुनिया का अंत केट के फादर के हाथ में लिखा होता है। इस मूवी के अकॉर्डिंग केट के फादर स्काईनेट को स्टार्ट करते हैं और जजमेंट डे की शुरुआत हो जाती है। अब इस मूवी में जजमेंट डे होगा, यानी कि स्टार्ट होगा, उसे टाला गया था और उसको रोका नहीं जा सकता, जैसे कि T850 ने जॉन को बोला था। अब साइबर ड्राइव सिस्टम से स्काईनेट बना लिया है मिलिट्री की हेल्प के लिए, और मिलिट्री होती है जो उसको चालू कर देती है वायरस को रोकने के लिए। और जैसे ही स्काईनेट एक्टिवेट हो जाता है, जजमेंट डे भी शुरू हो जाता है। दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती है और उसके बाद रोबोट्स का राज आता है, रोबोट्स इंसानों को मारने लगते हैं और स्काईनेट का जो असली प्लान होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। और जॉन और केट भूल चुक से एक न्यूक्लियर शेल्टर में चले आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे और ना ही वो जानते थे कि वो एक न्यूक्लियर शेल्टर में रह रहे हैं। उनका बचना भी ज़रूरी था स्काईनेट से लड़ने के लिए। और इस मूवी में दिखाया गया है कि काफ़ी हद तक स्काईनेट सक्सेस हो जाती है, मगर पूरी तरह नहीं। और फिर 2009 में मूवी आती है टर्मिनेटर सैल्वेशन, यानी कि टर्मिनेटर 4। तो ये फिल्म शुरू होती है 2003 से, मतलब कि मूवी रिलीज़ हुई थी 2009 में, मगर इसमें दिखाया गया कि 2003 का टाइम चल रहा है, जहाँ साइबर ड्राइव के एक डॉक्टर मार्कस राइव से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाती है कि जब उसको लीगली मार दिया जाएगा तो उसकी बॉडी रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करी जाएगी। और फिर सीधा जंप दिखाया जाता है मूवी को 2018 के टाइम में, जहाँ जॉन कॉनर को दिखाया जाता है एक सोल्जर के बेस में, जहाँ जॉन कॉनर साइबरनेट के बेस पर अटैक कर रहा था। और वहाँ पर जब न्यूक्लियर के ज़रिए पूरा बेस तबाह हो जाता है, वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा सर्वाइव कर पाता है और वो होता है जॉन कॉनर। और फिर कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर जॉन कॉनर ह्यूमन रेजिस्टेंस के हेडक्वार्टर में होता है। तो इनको पता लगता है कि साइबरनेट के पास एक हिट लिस्ट है, इसके ज़रिए वो कुछ की मेंबर्स को मारने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स को, जिस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम होता है जॉन कॉनर का। और लिस्ट में पहला नाम काइल रिस का होता है। काइल रिस कौन? काइल रिस वही, यानी कि जॉन कॉनर के पापा। जहाँ पर जॉन से काइल रिस मिलता है और जॉन को ऑलरेडी पता होता है कि पास में जाके काइल रिस ही उसका बाप बनेगा। फिर मूवी में एंट्री होती है मार्कस की, जहाँ पर वो लॉस एंजलिस में T600 के साथ लड़ रहा होता है और काइल रिस यहाँ पर उसको बचा लेता है। फिर थोड़ी आगे जाके मूवी में दिखाया जाता है कि जहाँ पर मार्कस जॉन तक पहुंच जाता है, जॉन कॉर्नर तक, तो वहाँ पर उसको ये भी पता लगता है कि वो एक साइबोर्ग है, यानी कि आधा इंसान आधा मशीन। इससे पहले उसको ये चीज़ नहीं पता होती और उसको ये भी पता लगता है कि उसको इसलिए बनाया गया था ताकि वो ह्यूमंस को मार सके, और ख़ासतौर पर जॉन को। और शुरू में वो लोग उसका विश्वास भी नहीं करते जब वो ये बताता है कि काइल रिस स्काईनेट के कब्जे में है। इसी बीच में जॉन कॉर्नर और मार्कस के बीच में चेजिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर कि जॉन कॉर्नर मार्कस को पकड़ने के लिए जा रहा होता है। और जब मार्कस उसको मिल जाता है तो जॉन कॉर्नर को मार्कस कन्विंस कर लेता है कि वो उसी की साइड है, और वो खुद भी ये पता करना चाहता है कि उसकी हालत ये किसने करी थी, कि उसको रोबोट किसने बनाया। यहाँ पर मार्कस स्काईनेट से अपने आप को अनलिंक कर देता है उनका ट्रैकर निकाल के। इसके बाद ही दिखाया जाता है जहाँ पर ओरिजिनल टर्मिनेटर T800 की एंट्री होती है। और T800 उनको तब मिलता है, यानी कि जॉन कॉर्नर और मार्कस को, जब ये दोनों के दोनों काइल रिस को बचाने के लिए उनके ही हेडक्वार्टर में घुसते हैं, जहाँ पर काइल रिस को कैद कर रखा होता है। और ये दोनों किसी तरह T800 से फाइट कर उससे जीत जाते हैं और उसको मारने में कामयाब होते हैं। और इस मिशन को पूरा करने के लिए जॉन कॉर्नर अपनी पूरी जान लगा जाता है, जिसमें कि जॉन कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाता है, मगर ये लोग किसी तरह कामयाब होते हैं स्काईनेट के पूरे हेडक्वार्टर को उड़ाने के लिए, और साथ ही साथ में काइल को भी बचा लेते हैं। और जहाँ पर एंडिंग में ही दिखाया जाता है कि जॉन कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा घायल होता है, इसकी वजह से उसको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मार्कस अपना दिल उसको दे देता है, यानी कि हार्ट डोनेट कर देता है, और जिसमें कि जॉन कॉर्नर की जान बच जाती है, मगर मार्कस जिंदा नहीं रहता। और एंडिंग में जॉन कॉर्नर बाकी ह्यूमन रेजिस्टेंस के फाइटर्स को सिग्नल देता है कि हम ये जंग जीत चुके हैं और जंग खत्म हो चुकी है। इस पिक्चर का दी एंड आया था।
इसके बाद आती है टर्मिनेटर जेनेसिस यानी कि टर्मिनेटर 5 की रिलीज़ हुई थी 2015 में। इसकी कहानी बिल्कुल ही चेंज कर दी गई है और इसके ज़रिए अगर आप बाकी सीक्वल देखना चाहेंगे तो आप खुद ही घूम जाएंगे, क्योंकि इस कहानी को बिल्कुल ही तोड़ मोड़ कर दिया है और ये कहानी बिल्कुल ही अलग टाइमलाइन प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। अगर आपको इसको देखना है तो बाकी स्टोरीज को भूल जाना और उससे इसको मैच मत करना। सो इस मूवी में दिखाया जाता है जहाँ पर इस मूवी में जजमेंट डे 1997 में ही हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और फिर काइल रीस को दिखाया जाता है जो कि फिर जाके जॉन कॉनर से मिलता है। ये मूवी 2029 में शुरू होती है। यहाँ पर जॉन कॉनर ह्यूमन रेजिस्टेंस का लीडर है जो कि स्काईनेट पे अपना एक फाइनल अटैक करने जा रहा है। क्योंकि जॉन कॉनर फाइनल अटैक करने जा रहा है स्काईनेट पे, तो इसलिए स्काईनेट पहले से ही प्लान करके T-800 पास में भेजता है सारा कॉनर को मारने के लिए। सारा कॉनर यानी कि जॉन की माँ। और जैसे कि जॉन कॉनर को ऑलरेडी पता होता है कि काइल रीस पास में जाके उसका बाप बनेगा, तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए जॉन कॉनर काइल रीस को पास में भेजता है अपनी माँ से मिलने के लिए और उसको बचाने के लिए। जैसे ही काइल रीस टाइम मशीन के अंदर होता है और जॉन भी वहीं खड़े होकर देख रहा होता है, तो उसी टाइम पर एक एडवांस रोबोट स्काईनेट के थ्रू भेजा जाता है जो कि जॉन पर हमला कर देता है। वो एडवांस रोबोट कुछ इस तरह से होता है कि जो कि जॉन कॉनर को इस तरह से कन्वर्ट कर देता है कि वो भी एक तरह का साइबॉर्ग बन जाता है और स्काईनेट के कब्जे में आ जाता है, जिसके ज़रिए उसका सारा पास्ट चेंज हो जाता है और उसकी सारी टाइमलाइन चेंज हो जाती है। जॉन को फिर ऐसे कुछ सीन्स दिखते हैं जो कि उसने कभी जिया ही नहीं, यानी कि उसके बचपन की यादें सारी चेंज हो जाती हैं क्योंकि उसका फ्यूचर बिल्कुल चेंज होता हुआ दिख रहा होता है। ये चीज़ उसको कन्विंसिंग भी लग रही होती है कि उसी की ये सारी यादें हैं जो कि चेंज होती दिख रही होती हैं, क्योंकि अब वो एक साइबॉर्ग टाइप का इंसान बन चुका है। अब आगे दिखाया जाता है जहाँ पर पुराना टाइम दिखाया जाता है, यानी कि पास्ट का टाइम, जिसमें कि दो T-800 आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसमें कि एक पुराना T-800 होता है और एक नया T-800 होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी कि दो T-800 कहाँ से आ गए, यानी कि दो आर्नोल्ड। तो जो इसमें स्टोरी के ज़रिए कुछ ऐसा दिखाया गया है कि इसमें ऑलरेडी यानी कि सारा कॉनर के बचपन में ही एक T-800 को भेजा गया था ह्यूमन रेजिस्टेंस के ज़रिए, ताकि वो सारा कॉनर की देखभाल कर सके और उसको हर खतरे से बचा सके और उसको ट्रेन कर सके आगे खतरों के लिए। तो उसी तरह से ऑलरेडी वहाँ पर उसकी टाइमलाइन में एक T-800 होता ही है और फिर स्काईनेट की तरफ से भी एक T-800 आता है जो कि दिखाया जाता है कि 1984 में वो वहाँ पर आया है। और फिर सारा कॉर्नर को बचाने के लिए इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है, क्योंकि जो कि नया वाला T-800 आता है वो उसको मारने के लिए और पुराने वाला T-800 उसको बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। और इसी बीच में जो नया वाला T-800 होता है जो कि सारा कॉर्नर को मारने आया होता है, उसको वो मारने में कामयाब रहते हैं, जिसको मारती है सारा कॉर्नर खुद से, क्योंकि वो अब एक निडर और काफ़ी बहादुर लड़की बन चुकी है जिसको ट्रेन करा है खुद T-800 ने, जो कि पहले से आया था। और जब T-800 मर जाता है नया वाला, तो उसी टाइमलाइन में यानी कि 1984 के टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पर कि काइल की एंट्री होती है और फिर वो सारा से मिलता है 1984 के टाइम में। यहाँ पर वो ये चीज़ देख के चौंक जाता है कि T-800 ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होता है और जो कि सारा कॉर्नर की रक्षा कर रहा होता है। उसके बाद काइल और सारा T-800 की बनाई टाइम मशीन के ज़रिए 2017 के टाइम में पहुँचते हैं, जो कि उनके लिए फ्यूचर होता है, यानी कि 1984 से 2017 में जंप करना। और ये लोग 2017 के टाइम में इसलिए आते हैं क्योंकि इस टाइम पे एक प्रोग्राम बना था जिसका नाम होता है जेनेसिस, जो कि आगे जाके स्काईनेट में कन्वर्ट हो जाता है। 2017 में जाके जेनेसिस को रोकना होता है क्योंकि यही आगे जाके स्काईनेट बनेगा और फिर ह्यूमन रेजिस्टेंस की जीत। और इसी टाइमलाइन में फिर हमें आगे पता लगता है कि जॉन अब ह्यूमन नहीं रहा और अब वो एक हाइब्रिड T-3000 हो चुका है कि स्काईनेट के थ्रू ही भेजा जाता है। क्योंकि जब दिखाया जाता है कि जब काइल पास में जा रहा होता है, यहाँ पर T-5000 जो कि एडवांस रोबोट होता है, उसने जॉन कॉनर पे हमला कर दिया था। उस हमले का रीज़न ये होता है कि वो जॉन कॉनर को एक हाइब्रिड रोबोट बना देते हैं और स्काईनेट के ज़रिए जॉन कॉनर को पास में भेजा जाता है ताकि वो जेनेसिस की रखवाली कर सके और उसको डिस्ट्रॉय होने से रोक सके। अब 2017 में पहुंचकर यानी कि काइल, सारा और T-800 जेनेसिस को ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं और सारी तैयारी करते हैं। और जहाँ पर जेनेसिस को आइडिया हो जाता है कि इस पर ख़तरा मंडरा रहा है और कोई इसको ख़त्म कर सकता है, तो इसलिए वो उसका रिलीज़ डेट और जल्दी कर देता है। इसके बाद T-800 और T-3000 यानी कि जॉन कॉनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट दिखाई जाती है, जो कि दोनों के दोनों रोबोट होते हैं। इसी फाइट में दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो ये दोनों ही एक टाइम मशीन में लड़ाई कर रहे होते हैं और यहाँ पर T-800 किसी तरह T-3000 को रोकने की कोशिश करता है और उसी मशीन में फंसाने की कोशिश करता है, और जिसके कारण जहाँ पर वो टाइम मशीन पूरी तरह काम नहीं कर पा रही होती है, तो उसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पूरा बेस उड़ता हुआ नज़र आता है और सारा सिस्टम वहीं पे डिस्ट्रॉय आता है, वहीं ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद ही ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, यानी कि T-800 भी और T-3000 भी,
मगर इसमें दिखाया जाता है कि T-800 किसी तरह से सर्वाइव कर लेता है। एक लिक्विड में वो गलती से गिर जाता है और उसकी वजह से वो बच जाता है, और काइल और सारा एक बंकर में छुपकर अपनी जान बचा लेते हैं। और फिर जहाँ दिखाया जाता है कि काइल अपने यंगर वर्जन यानी कि 2017 में उसके बच्चे का रूप, जहाँ पर काइल को पता होता है कि वो कौन है, वहाँ पर जाके अपने आप को ही अपने छोटे वर्जन वाले बंदे को जाके बताता है कि जेनेसिस ही स्काईनेट है, और ये चीज़ याद रखने को बोलता है उसको हमेशा के लिए। और ये चीज़ उसको याद रखनी होगी क्योंकि ये चीज़ उसको आगे जाके समझ में आएगी कि ये चीज़ क्या है। और यहाँ पर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है कि जेनेसिस का एक कोर बचा होता है, इसके ज़रिए वो उस मूवी का नेक्स्ट वर्जन ला सकें। और फिर इसके बाद रिलीज़ होती है टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी की लास्ट रिलीज्ड मूवी, जो है डार्क फेट, यानी कि टर्मिनेटर 6। पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी टाइमलाइन अगर आप मैच करें तो ये मूवी डायरेक्टली 3rd पोजीशन पे आती है, क्योंकि जो टर्मिनेटर 1 थी उसके बाद टर्मिनेटर 2 द जजमेंट डे आई थी, और उसके बाद बिल्कुल सीधी टाइमलाइन में देखें तो ये मूवी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। तो मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहले दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर स्काईनेट का पूरी तरह राज होता है, और उसने सब जगह अपने रोबोट्स के जरिए कब्जा कर लिया होता है और काफ़ी हद तक इंसानों को भी ख़त्म कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर शुरुआती में ही सारा की नरेशन में बताया जाता है कि उसने, जॉन ने और T-800 ने मिलकर 1995 में ही सब कुछ ठीक कर दिया था, T-1000 को मारकर और साइबरडाइन को पूरी तरह ख़त्म करके। इसके बाद स्काईनेट का सारा प्रोग्राम उसी टाइम पे फेल हो चुका था, यानी कि 1995 में, और इसके बाद सब कुछ ठीक हो चुका था, जिसके बाद इस मूवी में दिखाया जाता है 1998 का टाइम। तो जैसे कि 1995 में सब कुछ ठीक हो गया होता है, और उसके बाद सारा और जॉन को एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर वो खुशी खुशी अपना टाइम काट रहे होते हैं, और ये टाइम होता है 1998 का, जहाँ पर सडनली एक और T-800 आ जाता है और वो आते साथ ही जॉन कॉनर को गोली मार देता है। तो ये सब इसमें इस तरह से होता है कि एक और T-800 कहाँ से आ जाता है, और स्काईनेट ने तो ऑलरेडी T-1000 भेजा था 1995 में, जो कि उस टाइम पर ही उन लोगों ने मिलकर मार दिया था। पर ये T-800 कहाँ से आया था? तो T-800 भी 1995 में भेजा हुआ एक टर्मिनेटर था, जो कि स्काईनेट के द्वारा ही भेजा गया था, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने एक टर्मिनेटर को नहीं भेजा था जो कि सिर्फ T-1000 था। उसके अलावा उन्होंने और भी टर्मिनेटर भेजे थे ताकि अगर वो ऑपरेशन पूरा ना कर पाए तो दूसरे वाला कर दे। उसी तरह से T-800 को, इस वाले T-800 को 3 साल लग जाते हैं सारा कॉर्नर को ढूंढने के लिए, और उसके बाद वो आते साथ ही सीधा जॉन कॉनर को गोली मार देता है। और इसके बाद ही जस्ट दिखाया जाता है 22 साल बाद का टाइम, जहाँ पर मैक्सिको सिटी में एक जगह पर एक और टर्मिनेटर की एंट्री होती है। और इस बारी जो टर्मिनेटर की एंट्री होती है वो एक ह्यूमन हाइब्रिड टर्मिनेटर होती है, और जिसका नाम होता है क्रेज। तो जैसे ही इस टर्मिनेटर की एंट्री होती है तो हमेशा की तरह टर्मिनेटर को बिना कपड़ों के दिखाया जाता है, और इसको देखकर वहाँ पर एक खड़ा कपल इसकी मदद करता है, और इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसको देख जो टर्मिनेटर होती है यानी क्रेज, वो घबरा जाती है बंदूकों को देखकर, और उन लोगों को वहाँ पर पीट देती है और वहाँ से निकल जाती है। और इसके बाद दिखाया जाता है इस कहानी की मेन लीड कैरेक्टर, जिसका नाम होता है डैनी रामोस। और इसी बीच डैनी की सोसाइटी में एक और टाइम पोर्टल खुलता है, और जिसके ज़रिए एक और टर्मिनेटर की एंट्री होती है, और जो कि होता है इस बार रेव 9। और इस बारी ये विलन है, और इसको भेजा गया है डैनी को मारने के लिए। और इस बारी इसमें बहुत ही खतरनाक पावर्स दिखाए गए हैं, यानी कि जिस तरह से T-1000 को दिखाया गया था जहाँ पर वो लिक्विड का बना होता है, उसी तरह से रेव 9 भी लिक्विड का बना होता है, मगर इसके पास साथ ही साथ अंदर एक पूरी तरह मेटल का ढांचा भी होता है, जैसे कि T-800 के पास होता है। तो इसके पास ज़्यादा पावर होती है इन दोनों से ही, क्योंकि इसके पास लिक्विड वाला फॉर्म भी है और सॉलिड वाला फॉर्म भी है, और ये साथ ही साथ 2 टर्मिनेटर में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ये लिक्विड मेटल को अलग कर सकता है और सॉलिड मेटल को अलग कर सकता है, और दोनों की फॉर्म अलग अलग ले सकता है, और दोनों की शेप में ही लड़ाई कर सकता है। जिसके बाद रेव 9 सीधा डैनी के घर पहुंचता है, जहां पर उसके फादर मिलते हैं उसको, और वो उसको वहीं पे मार देता है, और उन्हीं का शेप लेकर, यानी कि उन्हीं का रूप लेकर वो उनकी फैक्ट्री में आ जाता है, जहाँ पर डैनी भी काम कर रही होती है और उसका भाई भी। और यहाँ पर ग्रेस भी पहुंच जाती है डैनी को बचाने के लिए। और जैसे ही रेव 9 डैनी के पापा का रूप लेकर फैक्ट्री में पहुंचता है डैनी को मारने के लिए, उसी टाइम पर ग्रेव भी वहाँ आती है उसको बचाने के लिए। इसके बाद रेव 9 और ग्रेस में काफ़ी भयंकर लड़ाई दिखाई जाती है, और ग्रेव किसी तरह उसको वहाँ पर अधमरा करके भागने में कामयाब आती है डैनी और उसके भाई के साथ। और जब ग्रेस इन दोनों को भगा रही होती है अपने साथ, तो उस टाइम पर डैनी उससे पूछती है कि तुम कौन हो और ये सब क्या है, और उसके पिताजी को उसने क्यों मारा, क्योंकि रेव 9 ने उस टाइम पे उसका रूप ले रखा था, और उसके पिताजी कहाँ हैं। जिस पर ग्रेस उसको बताती है कि तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं, और ये फ्यूचर से आया हुआ एक रोबोट है, एक टर्मिनेटर है, जो कि तुमको मारने के लिए आया है। और इसके जस्ट बाद ही रेव 9 उनका पीछा करता है एक ट्रक लेके,
यहाँ पर ग्रेव डैनी को बचा रही होती है और उसी दौरान रेव 9 की असली पावर दिखाई जाती है, जहाँ पर वो 2 टर्मिनेटर में डिवाइड हो जाता है, यानी एक लिक्विड मेटल में और एक सॉलिड मेटल में। और इसी चेजिंग में किसी तरह रेव 9 ग्रेज और डैनी की कार को ख़राब कर देता है और उनको रोकने में कामयाब हो जाता है। और इसी फाइटिंग के दौरान डैनी का भाई भी गाड़ी में फंस जाता है रेव 9 के फेंके हुए सरी के जरिए। तभी रेव 9 दूसरी तरफ से कार लेके आता है और उनकी सीधा कार में दे मारता है, जिसमें से डैनी और ग्रेव ऑलरेडी निकल चुके थे, बट डैनी का भाई वहीं फंस जाता है और उस गाड़ी के साथ वो भी ख़त्म हो जाता है। और जब डैनी और ग्रेव काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं और रेव 9 के जाल में फंस चुके होते हैं, उसी दौरान वहाँ पर सारा कॉर्नर आती है और इन दोनों को बचा लेती है। और इसके जस्ट बाद ही डैनी और ग्रेव वहाँ से निकल जाते हैं एक गाड़ी के ज़रिए। और यहाँ पर डैनी ग्रेव से पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, जिसमें कि ग्रेव उसको बताती है कि वो फ्यूचर से आई है और उसको बचाने के लिए आई है। और साथ ही साथ में ये भी बताती है कि वो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए ही अच्छे से फाइट कर सकती है और उसके बाद उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिस पर डैनी उसको छूती है तो उसको पता लगता है कि बहुत ज़्यादा हीट कर रही है। और फिर ये लोग एक मेडिकल शॉप पे आते हैं जहाँ पर ग्रेव बेहोश हो जाती है काफ़ी हीटअप होने की वजह से। और इसके बाद वहाँ पर सारा कॉर्नर की एंट्री होती है, जो कि इन दोनों को अपने साथ अपने घर ले आती है और ग्रेव की ट्रीटमेंट भी करती है। जब वो होश में आती है तो सारा को अपनी कहानी बताती है कि जब वो छोटी थी, लीजन नाम की एक कंपनी जो कि बिल्कुल स्काईनेट जैसी ही थी, जिसने हमारी पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। इतने बड़े धमाके के बाद जो भी इंसान बचे थे, उन्होंने रेजिडेंस लीडर बनकर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचने की कोशिश की, जिसके बाद थोड़ा टाइम आगे बढ़ा और उसने अपने आप को एक फौज में दाखिल कर लिया। और इस टाइम पर एक टर्मिनेटर दिखाया था जो कि अभी तक का सबसे खतरनाक टर्मिनेटर दिखाया गया था, जिसका नाम होता है रेव 7, जो कि वॉर के लिए ही बनाया गया था। और जब वो वॉर में होती है तो उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है, बिल्कुल अधमरी हो जाती है, और जिस पर वो अपने साथियों से रिक्वेस्ट करती है कि उसको सुपर सोल्जर के प्रोग्राम में डाल दिया जाए। इसी के बाद उसको ये ऑपरेशन मिलता है जब वो एक साइबॉर्ग में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि ह्यूमन रोबोट में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टर्मिनेटर 4 में मार्कस होता है। और फिर जब वो कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद उसको डैनी को बचाने का ऑपरेशन दिया जाता है पास में जाके। इसमें सिंपल तरीके से आप बताया जाए तो जिस तरह से लास्ट कुछ मूवीज़ में जॉन कॉनर को मारने की कोशिश करी गई थी क्योंकि वो फ्यूचर में आके उनके अगेंस्ट ना खड़ा हो, उसी तरह से इस बारी डैनी को बचाने की कोशिश करी गई है ताकि ये फ्यूचर में आके उन लोगों के अगेंस्ट ना खड़ी हो, क्योंकि जॉन कॉनर को तो ऑलरेडी मार चुके। मगर इस बारी टर्मिनेटर को भेजा गया है लीजन के द्वारा, ना कि स्काईनेट, क्योंकि स्काईनेट को तो ऑलरेडी वो ख़त्म कर चुके थे, सारा कॉर्नर, जॉन और T-800 मिलकर। और फिर ये तीनों ही निकल जाते हैं यूएस के टेक्सास शहर की तरफ। इस बीच में ग्रेज पूछती है कि तुमको कैसे पता लगता है कि कौन सा टर्मिनेटर कब आएगा। उसी में सारा उसको जवाब देती है कि उसको मोबाइल में ऑटोमेटिकली कहीं से कोडिंग मिलती है जिसके ज़रिए उसको पता लग जाता है कि कौन सा टर्मिनेटर कब आने वाला है। मगर उससे पहले बीच में बॉर्डर पड़ता है जहाँ पर क्रॉस करने के लिए काफ़ी लोग ऑलरेडी जमा हो रखे होते हैं और जहाँ पर डैनी के कुछ दोस्त काम आते हैं बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने के लिए। और फिर वहीं रेव 9 को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो मैक्सिको सिटी की इंटरनल सिक्योरिटी में घुस जाता है। वहाँ पर वो कुछ लोगों को मारकर सिक्योरिटी में घुसकर कुछ ड्रोन को अपने कब्जे में कर लेता है, जिसके ज़रिए वो पल पल की खबर रखता है सारा ग्रेज और डैनी की कि वो कहाँ पर है। और जिसके बाद रेव 9 इन तीनों की खबर वहाँ के सिक्योरिटी वालों को देता है, जिसके बाद वो अपने कब्जे में इन तीनों को ले लेते हैं। और जब ये तीनों उन लोगों के कब्जे में आ जाते हैं तो वहाँ पर रेव 9 भी पहुँच जाता है और सबको मारता हुआ इनके तक पहुँचने की कोशिश करता है। कैसे तैसे कर कर ग्रेव वहाँ पर डैनी को लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए किसी तरह निकल जाती है और साथ में सारा कॉर्नर भी इनकी होती है। और जब ये यूएस टेक्सास वाली लोकेशन में पहुँचते हैं तो यहाँ पर इनको एक और T-800 मिलता है, तो जो कि काफ़ी बूढ़ा दिखाया जाता है। और ये वही वाला T-800 होता है जिसने जॉन कॉनर को शुरुआती में मार दिया था, जिसको देख के सारा कॉनर को काफ़ी गुस्सा आया था और वो उसको मारने के लिए बंदूक उठा लेती है, जिसके बाद उसको ग्रेस किस तरह से रोक लेती है। जहाँ पर ये सब चीज़ें होने के बाद T-800 अपनी स्टोरी बताता है कि जब उसने जॉन कॉनर को मार दिया था उसके बाद उसके पास कोई भी ऑपरेशन नहीं था या फिर कोई भी मिशन नहीं था करने का, और उसके बाद वो काफ़ी अकेला महसूस करता था। और तभी उसको एक फैमिली दिखी जहाँ पर उस फैमिली को एक मुखिया की ज़रूरत थी, जहाँ पर वो उन लोगों को अपना लेता है और उनके साथ रहना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वही वो बंदा था जो सारा कॉर्नर को इन्फॉर्मेशन देता था कि कब कौन सा टर्मिनेटर यहाँ पर आने वाला है, जिसके बाद सारा कॉर्नर उन टर्मिनेटर को मार देती थी। और साथ ही साथ आर्नोल्ड यानी कि T-800 ये भी बोलता है कि वो उन लोगों की मदद करेगा रेव 9 को मारने के लिए, जिसके लिए उसने पूरी तैयारी कर रखी होती है। मगर बाद में वो ये भी बताता है कि उसको किसी बंदूक के जरिए नहीं मारा जा सकता, उसको मारने के लिए एक EMP की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की।
जहाँ पर सारा इन लोगों को बताती है कि वो चीज़ कहाँ मिलेगी और वो वहाँ चल पड़ते हैं। और जब ये लोग EMP लेने के लिए पहुँचते हैं सारा के दोस्त के पास, तो वहीं पर रेव 9 भी टपक जाता है और इन लोगों पर हमला बोल देता है, जिसके बाद T-800 किसी तरह इन लोगों को बचा लेता है और वहाँ से ये लोग भागने में कामयाब रहते हैं। अगर इस फाइट के दौरान एक चीज़ और होती है कि जो इस बीच में गोलियां चली थी उसके ज़रिए ही जो EMP डिवाइस इनके पास होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और अब इनके पास कोई हथियार भी नहीं है रेव 9 को हराने के लिए। जिसके बाद डैनी इन सबको गुस्से में बोलती है कि मुझे बचाने के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो, जिस पर ग्रेस बताती है कि फ्यूचर में वही उसकी लीडर थी और उसी ने उसको अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर भेजा है। और जिस प्लेन के ज़रिए ये लोग भाग रहे होते हैं उसी प्लेन पर दोबारा से हमला आता है रेव 9 के ज़रिए, जो कि दूसरे प्लेन में बैठकर आया जाता है। जिसके बाद T-800 दोबारा से उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है और रेव 9 से लड़ाई करता है। इसके बाद इसी में काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स दिखाया गया है इस फाइट के दौरान, और इसमें डैनी, सारा और ग्रेस किसी तरह एक गाड़ी में बैठ जाते हैं जो कि प्लेन के अंदर ही होती है, ताकि जब वो प्लेन से नीचे गिरें तो किसी तरह बच सकें। और इन लोगों की गाड़ी नीचे एक डैम में गिर जाती है पानी में, और किस तरह ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं। उसी दौरान T-800 और रेव 9 भी आपस में लड़ाई करते करते पानी में गिरते हैं और फिर वहाँ से वो बचने की कोशिश करते हैं सबके सब, जहाँ पर T-800 भी आया था इन लोगों के पास रेव 9 से किसी तरह पीछे छुड़ा के। और इसी टाइम पे डैनी बोलती है कि हम कब तक उससे भागते रहेंगे, हमको उससे लड़ना ही पड़ेगा। तो इसके बाद फिर फाइटिंग सीक्वेंस शुरू होता है इन लोगों का, यानी कि T-800, ग्रेस, डैनी, सारा वर्सेस रेव 9। यहाँ पर काफ़ी अच्छा फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया गया है। तो इस लड़ाई के दौरान सारा कॉर्नर और डैनी तो इंसान होते हैं तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, मगर ग्रेस और T-800 दोनों मिलकर भी रेव 9 पे भारी नहीं पड़ते। तो ये दोनों किसी तरह अपने आप को नुकसान पहुंचा के अपने हाथ पैर तोड़वा के भी किसी तरह रेव 9 को मारने में कामयाब हो जाते हैं एक टरबाइन में फंसा के। और इस टरबाइन में जब रेव 9 फंस जाता है तो उसके बाद ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से रेव 9 तो खत्म हो चुका है, मगर वहाँ पर T-800 भी किसी तरह ऑफलाइन हो जाता है और ग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी रहती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि ग्रेस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। और उसके पास डैनी आ जाती है, वो आके यही बोलती है कि वो उसको बचा लेगी, मगर उसी दौरान रेव 9 वापस से खड़ा हो जाता है अधमरी हालत में। इसी चीज़ को देख कर ग्रेस डैनी से बोलती है कि उसके अंदर एक पावर सोर्स है, उसको निकाल कर उस रेव 9 के स्केलेटन की आँख में घुसेड़ दो तो वो उससे बच नहीं पाएगा। इस चीज़ को करने के लिए डैनी अपनी हिम्मत नहीं जुटा रही होती है, मगर ग्रेस उसको बोलती है कि तुमको करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद वो उसका पावर सोर्स मगर पावर सोर्स निकालने के बाद भी डैनी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो रेव 9 को अधमरी हालत में भी काबू कर ले और उसकी आंख में वो पावर सोर्स डाल दे। तो उसी टाइम पे दिखाया जाता है जहाँ पर T-800 भी खड़ा हो जाता है और रेव 9 को किसी तरह पकड़ लेता है और डैनी उसकी आंख में वो पावर सोर्स डालने में कामयाब रहती है। और इसके बाद T-800 उसको किसी तरह से अपने काबू में करता है, पकड़ के रखता है और उसको डैम में निचले हिस्से में लेके चले जाता है, ताकि जब भी वहाँ पर ब्लास्ट हो तो बाकी लोगों को कुछ हो ना। और उसको साथ साथ में ये भी पता होता है कि उसको अपने आप को भी इसके साथ नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, तो उसके साथ ही डैम के नीचे कूद जाता है और उसको पकड़ के रखता है ताकि वो पूरी तरह खत्म हो जाए। और इसके साथ साथ T-800 भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। मगर हमेशा की तरह एंड में कुछ ना कुछ स्पेशल कराया जाता है उस पार्ट को कंटिन्यू रखने के लिए, और इस पर भी वही करा गया था, क्योंकि एंड में ये दिखाया जाता है कि T-800 अभी भी एक्टिव है, उसकी आंख सीधा सारा कॉर्नर की तरफ देख रही होती है। इसका मतलब है उसका इंटरनल CPU अभी भी एक्टिव है और उसकी बॉडी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और हो सकता है इसी के ज़रिए वो किसी तरह उसको कंटिन्यू रखेंगे। और दूसरी तरफ ग्रेस भी मर चुकी होती है क्योंकि उसका पावर सोर्स तो निकाल दिया गया था। और फिर इस सीन के बाद ही दिखाया जाता है जहाँ पर सारा और डैनी एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर ग्रेस का बचपन होता है, यानी कि जिस टाइम पे वो थे उस टाइम पे ग्रेस छोटी होती है। और साथ साथ में डैनी सारा को ये भी बोलती है कि हम इसे मरने नहीं देंगे, और ये कहकर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और जिस तरह से इसकी एंडिंग करी गई है, जिस तरह से फ्रेंचाइजी हमेशा से कुछ नया पार्ट लेकर आती है, कुछ नया लेकर आती है, तो उस तरह से आने वाले टाइम में इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि टर्मिनेटर 7, और उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। तो आई होप आपको टर्मिनेटर की पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी इस पूरी टाइमलाइन को देखकर, 1 to 6 पार्ट को देखकर। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।